नमस्कार दोस्तों, इंडियन फार्मर और यूट्यूब चैनल पर मैं पारस आप सभी का वेलकम करता हूं। दोस्तों आज हम आए हैं बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में मुनिंदर जी के गोट फार्म पर, जिन्होंने 2015 में इंग्लैंड में अपनी अच्छी खासी नौकरी छोड़कर अपने देश वापस आकर गोट फार्मिंग का काम चालू किया। इन्होंने बहुत छोटे लेवल से अपने गोट फार्म की शुरुआत की थी और आज इन्होंने अपने मेहनत और परिश्रम की वजह से बहुत शानदार गोट फार्म बना लिया है। तो चलिए मिलवाते हैं आपको मुनिंदर जी से और दिखाते हैं आपको उनका शानदार बकरी फार्म। नमस्कार जी। नमस्कार भाई साहब, नमस्कार। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे जी। सबसे पहले आप एक छोटा सा परिचय दो हमारे दर्शकों को। मेरा नाम मुनिंदर सिंह है और मैं गांव पिपाला, तहसील और ज़िला बुलंदशहर, थाना मेरा गौता लगता है और ये लखावटी करके एक बहुत पुराना एग्रीकल्चर कॉलेज है, उससे 6 किलोमीटर दूर पर स्थित है। आपका जो फार्म है मैं देख रहा हूँ बहुत बड़ा है और आपने बाहर एक बोर्ड भी लगा रखा है। 100 रुपये प्रति व्यक्ति का यहाँ पे विजिट चार्ज भी है। जी। ऐसा क्यों है? देखिए, मेरा ये मानना है कि यदि हम अपने काम को रेस्पेक्ट नहीं देंगे तो कोई और हमारे काम को रेस्पेक्ट क्यों देगा। जी जी। ये एक्चुअली जो काम है वो बड़े निचले तबके के लोगों के द्वारा बकरियां पाली जाती हैं। जी जी। तो लोग जो है इसे बड़ी हीन भावना से देखते हैं इस काम को। जी। तो लोगों को ये लगता है बड़े छोटे किस्म के लोग या छोटे तबके के लोग इस काम को करते हैं। जी जी। तो मेरे द्वारा मैंने ये सोचा कि यदि कहीं ना कहीं से एक रेस्पेक्ट जनरेट मैं खुद ही नहीं कराऊंगा अपने काम के लिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आता है उसको ये लगता है ये तो फ्री का घूमने का जगह है, अपना घूम लो जाके। जी जी। ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या होती है कि साथ साथ क्या है, यदि मेरा बेटा कल को डॉक्टर बन जाए तो 500 रुपये फीस लेगा, वकील बन जाए तो 50,000 फीस लेगा, इंजीनियर बन जाए तो नौकरी करेगा, यहाँ तक कि 10वीं पास अगर फौजी बन जाए तो उसे भी 40,000 तनख्वाह चाहिए। लेकिन अगर मैं 5, 7, 10 साल के बाद और बकरी फार्मिंग करना सीख लूँ तो लोगों को लगता है उसकी कोई वर्थ ही नहीं है। तो मैंने एक वर्थ जनरेट करने के लिए कि यदि मैं खुद ही इज्जत नहीं करूँगा तो दूसरे लोग क्यों करेंगे। साथ ही एक ये भी चीज़ है कि इस फीस को लगाने से हमने एक इम्पैक्ट देखा है कि जो लोग यहाँ खाली टाइम पास करने के लिए आते थे वो लोग यहीं से लौट जाते हैं। 10 में से 8 लोग लौट जाते हैं, सिर्फ 2 ही लोग अंदर आते हैं। ठीक है। यानी वो वाकई ही इंटरेस्टेड हैं काम को सीखने के लिए। तो हम लोग जो अपना समय दें या हम लोग जो अपना समय इन्वेस्ट करें वो ऐसे लोगों पे यदि इन्वेस्ट करें जो वाकई ही इच्छुक हैं इस धंधे को स्टार्ट करने के लिए या इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा ये बताओ, ये जो चार्जेस हैं मुझे भी देने पड़ेंगे या फिर कुछ थोड़ी? तो चलिए एक टूर करा दीजिए हमारे दर्शकों को अपने फार्म की, क्योंकि बहुत शानदार फार्म है। इधर से आइए। ये जो भाई साहब मेरी जो शुरुआत थी वो इस बाड़े से शुरुआत करी थी हमने। अच्छा। क्योंकि जब मेरे द्वारा जो काम स्टार्ट किया गया था तो उस समय इतनी हमारे पास पूंजी नहीं थी। कई सारी वजह थी कि वैसे तो मेरे पिताजी फॉरेस्ट रेंजर थे और मैं भी इंग्लैंड से आया था, लेकिन ये था कि पापा के द्वारा जो है पूरे जीवन अपने भाइयों के लिए किया गया और लास्ट में हमने एक स्थिति ऐसी देखी कि हम बिल्कुल सड़क पे आ गए। जी। तो उस वजह से हमारे पास कोई सेविंग के नाम पे कुछ भी नहीं बचा था। तो ये अचानक से जो हालात पैदा हुए उसके लिए हम लोग देखा जाए तो मेंटली तैयार नहीं थे। तो यहाँ पे ये मैंने शुरुआत जब की थी तो लकड़ी के डंडे गाड़े थे ऐसे और ऊपर मेरे पास छत डालने के लिए पैसे नहीं थे, तो मैंने एक तिरपाल बांधा था। अच्छा। तो ये 19 जून 2015 को हमने शुरू किया था। जी। और हमारा समय इतना ख़राब था कि उस दिन ये हुआ कि रात में बारिश आ गई। अच्छा। और वो बकरी निकल के यहाँ से ये पड़ोस वाले घर में घुस गई। जी जी। अगले दिन खूब लड़ाई हुई हमारी। जी जी जी। तो शुरुआत तो हमारी मतलब काफ़ी कठिन परिस्थितियाँ बहुत ज़्यादा ही कठिन परिस्थितियाँ थी। जी जी। यदि आप नोटिस करेंगे तो आप जैसे हमने पहले एक बाड़ा ये बनाया, फिर दूसरा ये, फिर तीसरा ये, फिर ये तीनों एक साथ बनाए। ठीक है। तो हर बाड़े में आपको कुछ ना कुछ डिफरेंस मिलेगा। जी जी। ठीक है। मतलब जैसे जैसे हम सीखते चले गए वैसे वैसे हम बाड़ों में उस तरीके का डेवलपमेंट करते चले गए। मतलब चोट खा के ही सिखाया आपने? चोट खा के सीखा है। जैसे आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दिखाता हूँ, आप अंदर आइए। हमने शुरुआत में ये खोर बनवाई थी इनके खाने के लिए। जी। ठीक है। तो उस समय तक चूंकि हमें इस चीज़ की जानकारी ही नहीं थी कि भाई खोर किस तरीके से बनवानी चाहिए, तो हमने ये एक बनवाई थी कि भाई इससे सब खड़े होकर इसमें खा लिया करेंगे। जी जी। लेकिन
कुछ दिनों बाद क्या देखा, सब खड़े हो जाते थे इसके ऊपर चढ़ के और इसी में बैठा करते थे, मैंगनी भी कर रखी, मैंगनी भी इसी में किया करते थे। तो हमारा ये एक तरीके से बिल्कुल फ्लॉप हो गया, जो भी हमारा इसमें इन्वेस्टमेंट था 10-20 हज़ार का, वो हो गया खराब। फिर हमने, आप ये देखो तो ये एक फीट का प्लास्टिक का वो है, पाइप है। इसका 1 फीट का डायमीटर है, 12 इंची का। तो हमने क्या किया था, यदि आप ध्यान दे रहे हो, देखिए ये निशान बने हुए हैं, ये निशान बने हुए हैं, ये निशान बने हुए हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ क्या किया था, ये 20 फीट के पाइप लेके आए थे और ये ऐसे यहाँ गड़वाए थे, ठीक है जी। और उस पर हमने इनका खाने का अरेंजमेंट किया, लेकिन हमने फिर ध्यान किया ये पैर रख के खड़े हो जाते थे, वो हर दूसरे महीने टूटे जाते थे। तो फिर उस चीज़ से हमने क्या किया कि इनको 20 फीट की जगह 10 फीट में कन्वर्ट कराया, इन पाइपों को काट के आधा कर दिया। तो इसकी जो लेंथ थी वो इतनी हो जाती थी उस समय इस फीडर की। तो इसमें इतना वजन हो जाता था कि जिस बकरे के ऊपर गिर गए वो बकरा या तो टांग, मतलब बेकार ही हो जाता था, टांग टूट जाती थी। फिर हमने इसको भी आधा कटवा के, अब ये 4.5 फीट के हो गई हैं लगभग। तो अब उसे जो हम पाइप लेके आए थे 20 फीट का, उसकी 4 फीडर बन गए। मतलब कहीं ना कहीं यूटिलाइज हो गया पर वो। हाँ, यूटिलाइज तो अब ये था, पैसा लगाया था तो कोशिश यही कर रहे थे, लेकिन मतलब बहुत सारी गलतियां करी हैं। अभी देखा जाए तो जैसे ये अब जब खाते हैं तो ये अपना मुंह चला के इसको ऐसे गिरा देते हैं, ठीक है। तो हमें ये समझ में आया कि ये प्लास्टिक का जो हमने इस्तेमाल किया है ये गलत है। तो अब जब हम जो और फीडर्स तैयार कर रहे हैं वो बिल्कुल डिफरेंटली कर रहे हैं। ऐसे ही एक छोटी सी गलती देखिए हमने यहाँ पे करी थी। आइए, जैसे हमने शुरुआत में क्या किया भाई साहब, ये हमारे जैसे बाड़े बनवाए थे, तो हमने, आप यदि नीचे देखें तो, एक मिनट आप इधर देखिए, ये पक्का है, ठीक है, ये फर्श है नीचे हमारा, ठीक है। तो ये हमने फर्श बना रखा था शुरू में नीचे, ठीक है। अब हमें ये समझ में आ रहा है कि फर्श बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा, तो देखा जाए तो हमने जो फर्श बनाया है नीचे, इट इज़ कंप्लीट वेस्ट हो गया, बिल्कुल वेस्ट है हमारा पैसा। तो फ्यूचर में यदि हम किसी को भी सलाह देंगे तो हम तो कहेंगे भाई बिल्कुल फर्श बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम क्या करते हैं, इसके ऊपर लकड़ी का बुरादा बिछवा देते हैं जी। तो लकड़ी का बुरादा बिछवाने से हमें ये फ़ायदा होता है कि सर्दियों में हमारे यहाँ निमोनिया की शिकायत खत्म हो गई है। अच्छा, वेस्ट क्यों? पक्का तो वैसे और ठीक रहेगा कि सोख नहीं पाता, पिसा विसा बिल्कुल नहीं सोख पाता जी। दूसरी चीज़ क्या होती है, जो हमारी ये मैंगनी होती है, इसमें N2O5 और P2O5, नाइट्रस ऑक्साइड, फास्फोरस ऑक्साइड, ये 2 गैसेज निकलती हैं जी। और ये 2 गैसेज हैवियर गैस होती हैं, भारी गैस होती हैं, जो लगभग इस हाइट पे रहती हैं, ठीक तो है। वो बैठेगा तो वो इनहेल करेगा, वो इनहेल करता रहता है और इन दोनों से ही रेस्पिरेटरी डिजीजेज होती हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं जी, और बाकी बाड़े भी देखते हैं। बिल्कुल सर। अच्छा, 2015 से शुरुआत की थी जी। तो ये विचार कैसे आया? मेरा एक दोस्त था दिवाकर दास जी, जो मैसूर में था, तो उसने ये काम स्टार्ट किया था जी। तो वो बेसिकली पहली बार आके इटावा से कुछ बकरियां लेके गया था, आगरा से। तो वहाँ पे कुछ लोगों ने उसके साथ फ्रॉड किया। तो नेक्स्ट टाइम जब वो बकरी ख़रीदने आया तो उसने कॉल किया मुझे कि भाई मैं आ रहा हूँ, तो मेरी क्या मदद कर सकते हो। मैंने कहा भाई हम तो जानते नहीं है बकरियों के बारे में, तो बताओ क्या। तो मैं उसके बस साथ गया था, हम और वो दोनों बीटल घूमने गए थे। तो वहाँ पे जब मैंने देखा कि बीइंग वो साउथ इंडियन था, तो देयर वाज अ डिफरेंस ऑफ क्या कहते हैं, जो लैंग्वेज का फ़र्क आ रहा था, उस वजह से मैंने वहाँ देखा कि लोग उसका खुले में बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वजह से फिर मैंने उसको जो है, मैंने कहा भाई तू एक काम कर, मैं तेरी हेल्प कर देता हूँ इस मामले में। मैं दिवाकर के साथ वो बीटल बकरियाँ ख़रीदवाने गया और उस आदमी ने मुझे एक कमीशन के तौर पे करीब 1 हफ्ते में 30,000 रुपये दिए। अच्छा, खुद ही दिए? हाँ, उसने मुझे ये कहा कि मैं तुझे 300 रुपये प्रति बकरी दिया करूँगा और तू मेरे लिए बकरियाँ खरीदना। तो 100 बकरी खरीद के ले गया था वो, तो उसने 30,000 रुपये मुझे दिए। उस 30,000 से मैंने इस बाड़े से शुरुआत करी जी। ठीक है, हो सकता है लोगों को लगे कि भाई लंबी चौड़ी फेंकते हैं ये वो, लेकिन हकीकत यही है कि 2017 तक मुझे यहाँ लोगों ने खेतों में बकरियाँ चुगाते देखा है। आप किसी से भी पूछ सकते हो, हर आदमी बता देगा आपको जी। ठीक है, मतलब करीब शुरू के 2 साल तो मैंने खुद खेतों में बकरियां चुगाई हैं जी। सेवरल अदर फार्मिंग्स भी हैं, बहुत फार्मिंग है हमारी, लाइफ स्टॉक भी बहुत है, बहुत एक वास्ट कैटेगरीज हैं जी। गोट फार्मिंग का ही कैसे डिसीजन बना? ये क्या इतना प्रॉफिट इसमें आपको दिखा उस टाइम, क्योंकि आप पढ़े लिखे थे, मास्टर्स भी थे, डबल मास्टर्स, इंडिया से भी बाहर से भी जी, तो बहुत एक हार्ड डिसीजन बोलूँगा भाई, सिलेक्शन अपने काम का बहुत ज़्यादा, थोड़ा इस बारे में बताइए जी। जैसे मैं यहाँ पे आया था जब,
तो दिमाग में ये द्वंद्व तो चल ही रहा था कि भाई क्या किया जाए, क्या किया जाए। दूसरे बारे में चलते हैं। हाँ। तो दिमाग में मेरे चल ही रहा था कि भाई क्या किया जाए, कैसे किया जाए। तो चूँकि पढ़ा लिखा था, अच्छा इंग्लैंड में मैंने जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंसी भी कर ली थी, एक टैक्सेशन का पेपर नहीं दिया था। जी। तो मुझे प्रोजेक्ट एनालिसिस तो बहुत अच्छी तरीके से आता ही था, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट कैसे होते हैं ये भी बहुत अच्छी तरीके से आता था। जी। तो मैंने 8-9 तरीके के डिफरेंट तरीके के प्रोजेक्ट जो है एनालाइज करके देखे। जैसे जिसमें पोल्ट्री भी था, गोट्री भी था, और ये गाय का काम भी था, दूध भैंस का काम भी था, फिर आपका इसका मछली की हैचरी वाला काम था, फिर क्या कहते हैं जैसे इसका हनी बी वाला काम था। तो कई सारे मैंने काम ये एक प्रोजेक्ट पे मतलब एक एक्सेल शीट पे बनाए, उनका प्रोजेक्ट बनाया। जी। तो उस तरीके से जो हमने देखा उसमें जो हमारी वायबिलिटी थी, मतलब जो प्रॉफिटेबिलिटी थी, वो सबसे ज़्यादा जो प्रॉफिटेबिलिटी थी वो हमारी आ रही थी पिगरी में। दूसरे नंबर पे गोट्री का था। लेकिन कुछ जैसे प्रैक्टिकल रीजंस होते हैं, जैसे ये जितने भी काम हैं ये सब लेबर इंटेंसिव काम है। जी। और लेबर इंटेंसिव काम में एक दिक्कत क्या है, लेबर कभी भी भाग जाती है। बिल्कुल। ठीक है। और बहुत सारे फार्म इस वजह से बंद भी होते हैं कि लेबर भाग गई। जी। तो ये चीज़ मेरे दिमाग में भी थी कि कल को मान लीजिए लेबर भाग जाएगी तो उसका अल्टरनेट क्या होगा। जी। तो ये काम हमें एक ऐसा लगा जिसे हम खुद भी कर सकते थे, हमें लगा। पर पिगरी के काम में शायद मुझे कहीं अपने अंदर से ये फील होता था कि शायद मैं नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज उनका जो फीड वगैरह होता है, जिस तरीके उस समय जितनी मुझे नॉलेज थी उस हिसाब से, तो क्योंकि उसे वेस्ट फूड को ही ज़्यादातर फीड के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे लोग बाग। तो इसलिए मुझे उस समय ये लगा कि भाई मैं नहीं कर पाऊँगा। तो दैट वाज द ओनली रीजन कि मैंने पिगरी नहीं सेलेक्ट किया। अदरवाइज और जितने 8-9 अदर और जो धंधे थे उन धंधों में गोट्री वाज द नेक्स्ट प्रॉफिटेबल थिंग। जी। ठीक है। इसको मैं बहुत अच्छी तरह एनालाइज कर चुका था, और इसमें मुझे एक चीज़ पता थी कि जितनी ज़्यादा आपको समय के साथ जानकारी होती जाएगी उतने ही ज़्यादा आपके प्रॉफिट्स इंक्रीज होते चले जाएंगे। जी। और यही हो रहा है आज की डेट में। 2015 से बहुत एक तिरपाल लगा के स्टार्ट किया था। बिल्कुल। आज एक अपने आप में एक फैक्ट्री दिख रही है हमें। जी। फैक्ट्री बोलूँगा मैं, क्योंकि इतना बड़ा सेटअप बनाना जी हर किसी के बस की बात नहीं है। जी। तो इतना कैसे कमाया जो यहाँ लगा दिया इतना? भाई साहब इसमें क्या था, हम लोग अपने सिर्फ जो हमारे खर्चे थे जी उनके अलावा हमने जो कुछ कमाया इसी में री इन्वेस्ट करते चले गए। जी। अच्छा, इसमें कुछ हमें बैंक का सपोर्ट भी मिला। अच्छा। जैसे 2015 में मैं मतलब लगभग थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा तो था ही मैं, तो ये भी मुझे पता था कि भाई लोन वोन मिल जाते हैं, बट बैंकों का बड़ा उदासीन रवैया होता है इन सब चीज़ों के लिए, खासकर एग्रीकल्चर रिलेटेड क्रेडिट्स के लिए। जी। तो मैं लगभग रोज़ ही जाया करता था, और 2-2.5 महीने के चक्कर काटने के बाद मुझे 1 लाख का PNB लखौटी से लोन मिला। उस एक लोन से मैं फिर बकरी लेके आया 1 लाख के लोन से। जी। 1 साल बाद क्या कहते हैं मैंने वो लोन बंद कर दिया, 1,13,794 रुपये दे के, और मैंने वो लोन बंद कर दिया, और तब तक मेरी बकरियां भी लगभग 50 हो गई थी। जी। उसके बाद जो है एक बार PNB के मैनेजर देखने आए, तो तब तक ये 3 बाड़े मैं बना चुका था। अच्छा, ये वाले? क्योंकि उस दौरान ये था कि मेरी खरीद बेच भी हो रही थी, खरीद बेच भी कर रहा था, तो जो कमाई आ रही थी, तो बैंक का लोन लौटाने के बाद मैंने ये 3 बाड़े तब तक कंस्ट्रक्ट करा लिए थे। ठीक है। इन 3 बाड़ों में मोटा मोटा उस समय मेरा करीब 2.5 लाख रुपए खर्च हुआ। जी। उसके बाद क्या कहते हैं बैंक ने जब मैं ब्रांच मैनेजर के पास एक 10 लाख का प्रोजेक्ट बना के ले गया, तो मतलब काफ़ी इंसिस्ट करने के बाद ब्रांच मैनेजर यहाँ घूमने आए, तो ये 3 बाड़े देख के उन्हें लगा कि अरे यार तुम तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हो। तो उन्होंने मेरे से कमिट किया कि मैं तुम्हारे 6 लाख का लोन दे दूंगा, बट पता नहीं उनको शायद ज़्यादा अच्छा लगा काम, तो उन्होंने मुझे 8 लाख का 2016 में जनवरी में उन्होंने मुझे 8 लाख का लोन कहीं ना कहीं वो टर्निंग पॉइंट रहा। कहीं ना कहीं वो मेरे लिए टर्निंग पॉइंट रहा। जी। फिर मैंने 9 महीने में सितंबर 2016 में ही 8,74,000 रुपये दे के इस लोन को क्लोज़ कर दिया। उस समय मेरी बड़ी अच्छी ट्रेडिंग हुई। ठीक है। मुझे बड़े अच्छे ऑर्डर्स मिले। तो उस दौरान मैंने एक लोगों में बड़ा अच्छा ट्रस्ट डेवलप किया। लोगों ने मुझे क्या कहते हैं मतलब एक साउथ इंडिया के लोगों को एक भरोसेमंद चेहरा चाहिए था जो माल भी अच्छा दे और उनके पैसे भी ना मरे, तो उस चेहरे के तौर पे मैं उभरा।
जी। तो मुझे बड़े अच्छे ऑर्डर्स मिले और उसकी वजह से मैं 9 महीने में 8,74,000 रुपये दे के वो लोन क्लोज कर चुका था। जी जी। उसके बाद मुझे पीएनबी ने फिर अप्रोच किया और नोटबंदी होने से 10 दिन पहले उन्होंने मुझे 15 लाख का लोन दिया। जी जी। वो 15 लाख का लोन मैंने फिर 2019 में क्लोज़ किया। जी। फिर उसके बाद पीएनबी ने मुझे 2021 की स्टार्टिंग में फिर 38 लाख का लोन दिया और उस 38 लाख के लोन में अभी तक मैं पिछले 1 साल में अब मेरे ऊपर जो ड्यू है वो करीब 16 लाख का ड्यू रह गया। मतलब देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो पीएनबी ने मुझ पे भरोसा जताया, सपोर्ट दिया और गवर्नमेंट एक तरीके से गवर्नमेंट का जो ये सपोर्ट था, दर्शकों बहुत बढ़िया एग्जांपल आज आपके सामने है। गवर्नमेंट बैंक भी आपको सपोर्ट करती है इन चीजों में। बस आपको उनका भरोसा जीतना है। हाँ, जब उनको लगता है कि आप जेन्युइनली पैसे को डाइवर्ट नहीं करोगे और उसी काम में लगाओगे तो वो आपको पैसा देने के लिए तैयार रहते हैं। अच्छा ये बताइए, अभी जो अपना फार्म है इस पर अराउंड कितने होंगे जानवर? इसमें अभी इस समय करीब 470 जानवर हैं टोटल। कौन कौन सी ब्रीड है अपने पास? मेजोरिटी तो इस समय सोजत ही है मेरे पास। जी जी। और उसके अलावा जैसे बीटल भी हैं, बर्बरी भी है, झकराना भी है, तोतापरी भी है। मल्टीपल ब्रीड्स हैं, सबके अलग अलग बाड़े हैं। सबके अलग अलग बाड़े तो हैं, पर बेसिकली क्या है, मैं तो लोगों को यही सजेस्ट करूंगा अपने फार्म में 2 से ज़्यादा ब्रीड ना रखें। जी जी। मेरे यहाँ ये मल्टीपल ब्रीड्स इसलिए दिखाई दे रही हैं कि पिछले 6 साल में लगभग मैं जो है 9 अलग अलग ब्रीडों पे काम करके देख चुका हूँ। जी। तो बात वही थी, झटका खाओ और सीखो। जी जी जी। तो उस समय तो यही लगता था, जैसे सिरोही बहुत पॉपुलर है तो कि सिरोही ला के रख लो, तो सिरोही की भी मेरे पास 4-5 बकरियां हैं। तो ऐसा नहीं था मैं 4-5 लेके आया, मैं लेके हमेशा 50, 60, 70 जब भी आता था, बाद में जब थोड़े पैसे आ गए थे तो मैं बड़े ही लॉट लेके आया। लेकिन जो चीज़ें मैंने ये देखी कि मैं उस हिसाब से क्या कहते हैं कि इनमें कामयाबी नहीं है। सबसे बड़ी बात क्या है कि एक हम लोगों के दिमाग में गलतफहमी क्या रहती है कि हमें लगा जैसे सोजत अच्छी है तो हम सोजत खरीद के ले आते हैं, ठीक है, हमें लगा बर्बरी अच्छी है, हम बर्बरी खरीद के ले आते हैं। हम कभी ये नहीं सोचते कि ये बिकेगी कहाँ। जी जी बिल्कुल, ठीक है, तो इसे खरीदेगा कौन। तो दिमाग में सबसे बड़ी बात क्या होती है कि हमें जो भी चीज़ अपने पास रखनी है वो खरीदार को देख के रखनी होती है। जी जी। तो मेरा माल बिकेगा कहाँ। तो इस इंटेंशन को ध्यान में रखते हुए जो मैं यहाँ पे जो भी नस्ल तैयार करता हूँ अपनी, या जो भी नस्ल रखता हूँ, वो इस इंटेंशन को ध्यान में रखते हुए करता हूँ कि मेरी टारगेट पॉपुलेशन क्या है, मेरा टारगेट मार्केट क्या है। अब जैसे मेरा ज़्यादातर माल जो है ये मुंबई और कर्नाटका साइड जा रहा है और उस वहाँ पे सोजत का बहुत क्रेज़ है जी। इस वजह से मैं अपनी धीरे धीरे ब्रीड सोजत पर चेंज करता जा रहा हूँ। काफ़ी लंबा टाइम हो गया जी, बैंक ने भी सपोर्ट दिया जी, लेकिन आपने वो रिटर्न कैसे करा, कैसे आपने इसमें रेवेन्यू जनरेट करा, कैसे आपने पैसा कमाया? आपने बोला आपने ट्रेडिंग भी करी जी जी, और यहाँ पे आप ब्रीडिंग भी कर रहे हैं। बिल्कुल सर। तो कैसे कैसे ये रेवेन्यू जनरेट हुआ इतने अमाउंट में? सर बिल्कुल सिंपल सी फिलॉसफी है और बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। जब आपको एक अच्छी जानकारी इस बारे में हो जाती है, ठीक है, तब इस धंधे में इतनी अच्छे रिटर्न्स आते हैं कि आप बड़े आराम से बैंक का पैसा 2 साल में लौटा सकते हो। जी जी, ठीक है। हो सकता है कुछ लोगों को लगे भाई कैसे लौटा दोगे, तो अगर आप कभी आंकड़े जोड़ के देखोगे, यदि एक बकरी 2 बच्चा भी देगी, जी जी, ठीक है, जैसे यदि हम बात करें कि आप एक जानवर के ऊपर क्या खर्चा करते हो, जी जी, ठीक है, तो आप मान के चलिए हमारा खर्चा जो होता है वो लगभग 25-26 रुपये डेली का होता है, 800 रुपये महीना जी, ठीक है। साल में हमारा हो गया 9,600 जी। एक बकरी हमारे साल में 2 बच्चे दे देती है हमें, 2 बार ब्याती है, मान लीजिए 3 भी देता है, मॉर्टेलिटी भी हो गई। अगर हम एक एवरेज जनरल आदमी के हिसाब से 2 बच्चों का भी लेके चलें तो एक साल भर का बच्चा 7-8 हज़ार रुपये का बड़े आराम से बिक जाता है, ठीक है। तो आपका क्या हुआ, 9,600 खर्च करके आपने 16,000 कमा लिए जी। तो यू आर गेटिंग अ रिटर्न ऑफ ऑलमोस्ट 65 to 70%। 65%। तो अगर वो 65 to 70% आफ्टर कटिंग डाउन ऑल द एक्सपेंसेस, जो क्योंकि मैं खर्चा बता रहा हूँ, उसमें लेबर कॉस्ट भी है, उसमें मोर्टेलिटी भी है, उसमें फीड कॉस्ट भी है, सब कुछ है जी। तो इतना कुछ करने के बाद क्या कहते हैं, आपको जब 70% बच रहा है, मान लीजिए 70% में आप 12% अपने खर्चे के लिए भी रख लो तो भी आप 60% तो बैंक को लौटा ही सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो 2 साल में आप आराम से लौटा सकते हो। प्रॉब्लम कहाँ आती है लोगों को कि चूंकि लोग, अब जैसे मेरा YouTube वीडियो निकला तो लोगों को मेरा अच्छा लगा, तो कल से 10 लोग ये सोचते हैं हम भी पाल सकते हैं इसको। बिल्कुल बिल्कुल। लोगों को एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि ये बड़ा आसान सा काम है।
ठीक है, उन्होंने कई सारे मॉडल डेवलप कर रखे हैं। जैसे कुछ शहरी लोग क्या सोचते हैं, हम किसी गांव के गरीब आदमी को पकड़ लेते हैं और वो हमारी पालता रहेगा और हम पैसा लगा देंगे, उसका भी भला हो जाएगा, हमारा भी भला हो जाएगा। पर एग्जैक्टली ये मॉडल वर्कआउट नहीं होते हैं, क्योंकि उस गाँव के आदमी को बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होती है। ठीक है, 2, 4, 10 बकरी पालना को आप नॉलेज नहीं कह सकते। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इसमें जानने के लिए बहुत ज़रूरी हैं, एक फार्म चलाने के लिए बहुत ज़रूरी है। लेबर का मैनेजमेंट कैसे करना है, बकरी खरीदनी कैसे है, किस एज की खरीदनी है। ठीक है, मान लीजिए छोटी मोटी बीमारी हो जाए तो दवाई क्या देनी है, इन सब चीज़ों की जानकारी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बेचनी कहाँ है। ठीक है, मार्केट कहाँ है, जो मेरा टारगेट सेगमेंट है उसकी बाइंग कैपेसिटी क्या है, वो 20,000 की बकरी खरीदेगी या 5,000 की बकरी खरीदेगी। यदि मेरा टारगेट सेगमेंट, जैसे यदि मैं बिहार जाऊं और मेरा टारगेट सेगमेंट मान लीजिए वहाँ पे जो बाइंग कैपेसिटी है वो 7,000 रुपये की है और मैं वहाँ बीटल ले जाऊँ, तो मैं पाल तो सकता हूँ वहाँ, बट उसे बेच नहीं पाऊँगा। बिकॉज लोग आएंगे, देखेंगे अच्छी है, बहुत अच्छी है, तारीफ़ करेंगे और चले जाएंगे, लेकिन बिकेगी नहीं। क्यों? वहाँ पे लोगों की जो बाइंग कैपेसिटी है वो इस टाइप की है कि वो ब्लैक बंगाल प्रेफर करेंगे या बर्बरी प्रेफर करेंगे, मतलब एक छोटी नस्ल की बकरी जो सस्ती अवेलेबल हो जाए उसे पसंद करेंगे। जी, ठीक है। अच्छा, वैसे जैसे आपने मार्केटिंग का जिक्र किया जी, तो एक मान लो एक फार्मर है, उसके पास गोट्स भी हैं, मार्केटिंग में अच्छा नहीं है वो जी, तो क्या करे वो, कहाँ जाके बेचे इन्हें? कोई मंडी ले जाए तो मंडी में वो रेट मिलता नहीं। बिल्कुल सही बात है। इसमें थोड़ा सा मैं चूँकि पढ़ा लिखा हूँ इसलिए आपको एक वैसे बोलता हूँ, ऐसा नहीं है पढ़ने लिखने का मतलब कि हमारे पहले से कोई लिंक्स होते हैं जी। ठीक है, जैसे अगर आप मेरे को देखो तो ये शायद दूसरी वीडियो है जो मेरी आज तक बनी है, इसके अलावा मैं आप सोशल मीडिया पे आपको कहीं नहीं मिलूंगा, जबकि आजकल तो गांव के लोग भी फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप हर चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं जी, बिल्कुल। बट स्टिल मैं ये यूज़ नहीं करता हूँ। मेरा सिर्फ मोड ऑफ मार्केटिंग जो है वो वर्ड ऑफ माउथ है जी। ठीक है, वर्ड ऑफ माउथ का सीधा सा तरीका ये होता है, आपने कभी भी मर्सिडीज़ के सेल्समैन को घूमते हुए नहीं देखा होगा जी, बिल्कुल। ठीक है, तो बहुत सीधी सी बात है, यदि कार के सेगमेंट में मर्सिडीज़ बनो, जैसे कार के सेगमेंट में मर्सिडीज़ है वैसे ही बकरी के सेगमेंट में अपने आप को मर्सिडीज़ बनाओ। जो बकरी रखो वो इतनी अच्छी क्वालिटी की रखो कि आदमी धीरे धीरे आपके पास आना चालू कर दे। आप किसी भी क्षेत्र, मतलब जो नस्लें हैं, जो स्टैब्लिश्ड नस्लें हैं, आप उनके क्षेत्र के, चाहे बहुत सारे ऐसे किसानों के मैं आपको नाम बता दूंगा, जो जैसे बीटल में यदि आप जाएंगे तो ABC कोई किसान है, उसको आप पर्सनली जानते हो। क्यों जानते हो? क्योंकि उसके पास नस्ल अच्छी है बीटल की। ऐसे ही सिरोही की नस्ल में, ऐसे ही सोजत की नस्लों में मैं आपको लगभग हर नस्ल के 50 किसान ऐसे बता दूंगा जिनके पास वाकई अच्छी नस्ल की चीज़ है। तो मतलब कहने का मेरा ये है कि अगर आपके पास अच्छी चीज़ होगी, दुनिया ढूंढते हुए अपने आप आपके पास पहुंच जाएगी, आपको मार्केट करने की ज़रूरत रह ही नहीं जाती है। अच्छा, एक लास्ट सवाल, वैसे सवाल तो बहुत है पर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी जी। कितना आप कमा रहे हैं यहाँ पे? और क्योंकि देखो कमा तो आप रहे हैं, इतनी बड़ी फैक्ट्री बनाना आपस में एक बहुत बड़ी बात है, और एक इंग्लैंड की लेविश लाइफ छोड़ के किसी भी कारणवश आप यहाँ आए, मजबूरी सही करा आपने, आज आप सेटिस्फाइड हो अपने एक जो आप रिटर्न ले रहे हो यहाँ से, सेटिस्फाइड हो उस चीज़ से? सर, जहाँ तक कमाई की बात है सर, देखो अगर आप पूरे सेटअप में घूमोगे, ऑलमोस्ट आज 1 करोड़ का, यहाँ 50 लाख से ऊपर का माल खड़ा है और 1 करोड़ का सेटअप है जी। तो ये सर मेरी 6.5 साल की कमाई है। ठीक है, इसके अलावा मैंने एक गाड़ी खरीद ली है, अच्छा 1-1.5 बीघा ज़मीन भी ले ली है। ठीक है, तो ये मेरी उसकी कमाई है। तो आप यदि ये पूछ रहे हो कि हाँ भाई मैं कितना कमाता हूँ, तो मतलब इस कोई मेरे अकाउंट्स देखना चाहे बिल्कुल देख सकता है। मेरी पिछली साल की कमाई करीब 30 लाख की थी जी। और अब मैं धीरे धीरे मुझे उम्मीद है कि मेरी कमाई और बढ़ेगी जी। ठीक है, और साथ में मेरा मॉडल बिल्कुल अलग है। मैं एक 500 या 1000 बकरी का फार्म बना के और यहाँ रुकने वाला नहीं हूँ जी। मैं चाहता हूँ मैंने जो अपना मॉडल तैयार किया है उसमें मैं हज़ार बकरियों के पूरे इंडिया में कम से कम 25 फार्म से डेवलप करूँगा अगले 3 से 5 साल में। मैं जाता हूँ
कुछ कंपनीज़ को अपने प्रेजेंटेशंस देता हूँ, जाके मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ अपने अकाउंट से, अपने एक्सपीरियंस से कि दिस इज़ हाउ मैंने पैसे को जनरेट किया है। और ये पूरा अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, इसमें हर स्टेप पे पैसा है। और मैं इस तरीके की एक कंपनी खड़ी करना चाहता हूँ। ये जो पूरा इंडिया का जो मार्केट है, ये 10 बकरी के सेगमेंट का, भेड़ को हटा दो आप, तो बकरी का जो सेगमेंट का मार्केट है वो 10 लाख करोड़ का है जी। ठीक है, इंडिया में इस समय जो है 14 करोड़ 80 लाख बकरियां हैं जी जी। ठीक है, तो ये करीब 10 लाख करोड़ का मार्केट है भाई साहब जी जी। तो मैं कह रहा हूँ, मैं 10 लाख करोड़ में से अगर 0.5% भी कैप्चर करने में कामयाब रहा, उसको भी इन्फ्लुएंस करने में कामयाब रहा, तो जाके मेरा एक सपना पूरा होगा। तो मैं चाहता हूँ इस तरीके से, आज तक इंडिया में नोबडी हैव ब्रॉट मतलब नोबडी हैव ब्रॉट IPO इन लाइफ स्टॉक सेक्टर। नहीं, बहुत अच्छी बात है। एक तो आप बाहर रहे, फिर भी आप इंडिया आए, चाहे किसी कारणवश से आए, लेकिन आज आप यहाँ आके एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हो, लोगों को रोजगार दे रहे हो, देश की तरक्की में, उन्नति में आप एक बहुत बड़ा योगदान दे रहे हो। बहुत अच्छी बात है जी जी जी। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ में मुनिंदर जी, जिन्होंने हमें गोट फार्मिंग के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी, साथ ही साथ अपना गोट फार्म भी दिखाया। और आशा करता हूँ आपको इनके द्वारा दी गई जानकारी और इनके द्वारा दिखाया गया फार्म पसंद आया होगा। जल्दी मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।